अब देखिए उनके जो कंटेम्प्रेरी जो एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स थे, उन्हीं के समान कॉम्ट ने भी, समान है, अलग नहीं है, कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी ज्ञान के सहयोग से अव्यवस्थित जो भी डिसऑर्डर्ड और असंगठित डिसऑर्गेनाइज फ्रांसीसी जो सोसाइटी थी, उसमें एक नवीन व्यवस्था, ए न्यू सिस्टम ऑर्डर, और उसकी विशेषता क्या थी, एक नए सुसंगठित समुदाय, ए न्यू कोहेसिव कम्युनिटी की स्थापना करना चाहते थे। और ये कोहेसिव कम्युनिटी होगी वो एक तरह से मॉरल कम्युनिटी होगी। और ये मॉरलिटी कहाँ से आएगी, ये मॉरलिटी पॉजिटिविस्टिक जो फिलोसफी है, पॉजिटिविस्टिक ज्ञान है, प्रत्यक्षवादी ज्ञान है, उसी के आधार पर ये मॉरलिटी आएगी। ये मॉरलिटी लोगों में मानवता के धर्म को मानने पर विकसित होगी, और धीरे धीरे मानवता के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो एक संगठित समुदाय के रूप में, एक सुसंगठित समुदाय के रूप में फ्रांसीसी समाज का पुनर्संगठन, पुनर्निर्माण करने की स्थिति में होंगे। अब ये जो पॉजिटिविस्ट, ये जो नया रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, कॉम्ट का ये मानना था कि ये जो इस नवीन मानवता के धर्म के जो पुजारी होंगे, जो प्रीस्ट होंगे, हाई प्रीस्ट ऑफ द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, वो कोई ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले लोग नहीं होंगे, जैसा कि थियोलॉजिकल स्टेज में होता था, पादरी, आपके पुजारी, पुरोहित वगैरह होते थे, बल्कि पॉजिटिविस्टिक फिलोसोफर्स जो थे, समाज के जो वैज्ञानिक चिंतन करने वाले जो लोग थे, वो इस नए धर्म के पुरोहित होंगे, इस नए धर्म के पुजारी होंगे, और वही अपने ज्ञान के आधार पर समाज की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आपकी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, इन सभी को वैज्ञानिक नियमों के आधार पर उनके पुनर्संगठन के लिए निर्देश निर्देश देंगे, उनके पुनर्संगठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और उसी के आधार पर एक एक तार्किक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक तार्किक और सुसंगठित एकता से युक्त औद्योगिक समाज की स्थापना होगी। और ये जो समाज बनेगा वह निश्चित रूप से अपने पूर्ववर्ती समाजों से अधिक मानवतावादी और अधिक समतावादी समाज होगा। कॉम्ट की संपूर्ण चिंतन प्रणाली पर फ्रांस के एक सुधारवादी आदर्शवादी विचार, अब देखिए ये खुद भी एक सुधारवादी आदर्शवादी विचार थे, और इनकी जो चिंतन प्रणाली थी उन पर फ्रांस के ही इनके पूर्ववर्ती विचार हुए थे, उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यदि आपसे ये पूछे कि कॉम्ट पर ऐसे कौन से विद्वान थे जिनके विचारों को सर्वोत्तम प्रभाव पड़ा, तो वो निश्चित रूप से थे कॉम्ट, हेनरी डी सेंट साइमन, ये सिमोन भी बोल देते हैं इसको। तो जो सेंट साइमन थे वो एक यूटोपियन समाजवादी थे, एक यूटोपियन सोशलिस्ट थे। उनका मानना था कि उद्योग यानी कि इंडस्ट्री और प्रत्यक्षवादी दर्शन, पॉजिटिव फिलोसफी, ए पॉजिटिव साइंस ऑफ ए नेचुरलिस्टिक साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का एक जो प्राकृतिक विज्ञान है, उसके आधार पर समाज का पुनर्गठन का कार्य किया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार से सेंट अगस्ट कॉम्ट जो बात बोलते थे, वो सेंट सिमोन या सेंट साइमन का ही प्रभाव एक तरह से स्पष्ट होता है। इस प्रत्यक्षवादी दर्शन का आधार वैज्ञानिक ज्ञान ही है, प्रमुखतः समाज का विज्ञान। और वैज्ञानिक ज्ञान कौन सा, समाज का विज्ञान, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। आपने यह भी माना है कि वैज्ञानिक युग की नवीन आध्यात्मिक शक्ति, ये जो पॉजिटिविस्टिक, ये जो वैज्ञानिक युग है, यानी कि जो प्रत्यक्षवादी अवस्था है मानव विकास की, मानव उद्विकास की, इस प्रत्यक्षवादी व्यवस्था, इस प्रत्यक्षवादी स्तर पर जो आध्यात्मिक शक्ति होगी, वो आध्यात्मिक शक्ति उन लोगों के पास नहीं होगी जो भगवान में विश्वास रखते हैं, या समाज में ईश्वर के देवीय जो शक्ति के सिद्धांत में पालन करते हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक शक्ति उन लोगों में निहित होगी, उन एक्सपर्ट्स में निहित होगी, जिन्हें हम आज की भाषा में वैज्ञानिक बोलते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, उन्हें उनका जो विशिष्ट ज्ञान होगा, प्रत्यक्षवादी ज्ञान होगा, तथ्यों पे आधारित ज्ञान होगा, जिन उन उस वो ज्ञान उनको शक्ति देगा, एक्सपर्ट पावर देगा, और उस एक्सपर्ट पावर के आधार पे वो समाज की दिशा और दशा को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जल्दी ही नैतिकता और राजनीति, पॉलिटिक्स दोनों ही प्रत्यक्षवादी विज्ञान बन जाएंगे। कॉम्ट और उसके जो समकालीन विचारक थे, उनका मानना था कि प्रत्यक्षवादी चिंतन धीरे धीरे, चिंतन की जितनी भी प्रणालियां हैं, जो भी विषय है, उनमें उनमें धीरे धीरे विकसित हो रही है। सभी चिंतन प्रणालियां तीनों स्तरों से गुजरते हुए प्रत्यक्षवादी स्तर तक आ रही है। विज्ञान जो है वो प्रत्यक्षवादी बन चुके हैं। अब धीरे धीरे जो नैतिकता, यानी कि फील्ड ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता, और राजनीति, पॉलिटिक्स, फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों फील्ड भी धीरे धीरे प्रत्यक्षवादी विज्ञान बन जाएंगे। और जब ये दोनों भी प्रत्यक्षवादी विज्ञान बन जाएंगे, तब समाज निश्चित रूप से एक अधिक मानवीय समाज के रूप में विकसित हो जाएगा। ऐसे विज्ञान जिनका आधार होगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव डेटा और अनुभवजन्य तथ्य, इंपेरिकल फैक्ट्स। यानी कि जब नैतिकता और राजनीति भी अन्य क्षेत्रों के समान प्रत्यक्षवादी बन जाएंगे, वस्तुनिष्ठ तथ्य और अनुभविक तथ्यों के आधार पर
इनकी जब स्थापना की जाएगी तो समाज का पुनर्संगठन, पुनर्निर्माण हो जाएगा। सेंट साइमन और कॉम्ट, अब इन दोनों की जो इंटेलेक्चुअल किनशिप थी या एक तरह से बौद्धिक जो एक संबंध था, उनकी चर्चा भी हमें करनी होगी। जैसे कि जनरली आपने सुना होगा, जो कार्ल मार्क्स थे, उनका उनके एक साथी थे एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, उन दोनों के बीच की इंटेलेक्चुअल किनशिप की बात की जाती है। उसी प्रकार सेंट साइमन और कॉम्ट की इंटेलेक्चुअल किनशिप की बात की जाती है। इन दोनों ने मिलकर, कॉम्ट बहुत जवान थे और सेंट साइमन काफी वृद्ध थे। कॉम्ट ने मिलकर इंडस्ट्रिया, ये एक एक पीरियोडिकल थी, एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया। कॉम्ट ने मानव समाज के संबंध में अपने विचारों का समन्वय अपने विचारों का समन्वय सेंट साइमन के इलिटिस्ट, क्योंकि सेंट साइमन जो थे वो काफी अमीर थे और एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के वो हिस्सा थे, वहां से आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो दृष्टिकोण था वो काफी समतावादी था, काफी इगेलिटेरियन था और काफी एक तरह से लिबरल था। लिबरलिज्म के साथ इन्होंने समन्वय किया। अधिक उम्र होने के कारण सेंट सिमोन सामाजिक सुधार के क्षेत्र में तत्कालीन ठोस कार्य करने करने हेतु युवा कॉम्ट पर लगातार दबाव डालते रहते थे। जबकि कॉम्ट का ये मानना था कि जब तक समाज के वैज्ञानिक अध्ययन और एक नवीन विषय जिसे समाजशास्त्र, वो बाद में उन्होंने समाजशास्त्र कहा, जब तक इस समाजशास्त्र की स्थापना के लिए एक ठोस सैद्धांतिक आधार तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक समाज के पुनर्निर्माण, पुनर्संगठन की सारी कार्य योजना है वो सफल नहीं हो पाएगी। एक तरह से उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। जबकि कॉम्ट उनके पॉजिटिव फिजिक, अब देखिए कॉम्ट की पॉजिटिव फिजिक, ये फिजिक मतलब फिजिक्स से है। कॉम्ट की जो पॉजिटिव फिजिक के महान चिंतन प्रणाली को अधिक मजबूत सैद्धांतिक आधार पर खड़ा करना चाहते थे। इसी विषय पर दोनों के मध्य मतभेद हो गया और धीरे-धीरे ये मतभेद मनभेद में बदल गया और दोनों के बीच में किसी प्रकार के संबंध नहीं रहे। लेकिन उनका संबंध तो टूट गया, लेकिन अगस्त कॉम्ट के संपूर्ण जो फॉर्मेटिव एक तरह से ईयर्स थे उनकी उनकी पूरी फिलॉसफी को एक शेप देने में, तो उस पर अगस्त कॉम्ट का प्रभाव सबसे अधिक माना गया है, सबसे अधिक पड़ा। सेंट साइमन को बहुधा क्वैक के समान माना जाता था। सेंट साइमन एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें क्वैक होता है एक नीम हकीम जैसे होता है ना, क्वेकर, जो एक तरह से डॉक्टर होता है, एक तरफ नीम हकीम होता है। तो नीम हकीम डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वो सैद्धांतिक ज्ञान या उस लेवल की मैच्योरिटी या उस लेवल का इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होती है। तो अगस्त, ये जो सेंट साइमन थे, उनको भी अपने जो समकालीन विचारक थे वो एक तरह से नीम हकीम के रूप में मानते थे। कॉम्ट ने परिवार, ये कुछ कॉम्ट की जो दर्शन है उनके बारे में मैं आपको थोड़े-थोड़े फैक्ट्स बता रहा हूँ। इन्हीं सबको मिलाकर हम कॉम्ट की एक बड़ी और एक जो ओवरऑल फिलॉसॉफिकल स्ट्रक्चर थी उनकी थिंकिंग की, उनके बारे में हम अंतिम रूप से जान पाएँगे। एक बात आप ध्यान रखें, ये पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है और ये एक एक्सपेक्टेड है पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट से कि वो एक विद्वान या एक थिंकर पर बहुत सुपरफिशियली कुछ नहीं देखें, बल्कि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर विद्वान के चिंतन के संबंध में। तो परिवार को अपने बौद्धिक चिंतन और व्यक्तिगत अनुभव में समाज की एक आधारभूत इकाई मानते थे। यानी कि कॉम्ट फैमिली को बेसिक यूनिट ऑफ सोशल एनालिसिस मानते थे। समाज की सामाजिक अध्ययन की जो आधारभूत इकाई मानते थे, समाज की एक निर्णायक इकाई मानते थे उसे। अब देखिए 3 विद्वानों के नाम अब तक आ चुके हैं। एडोल्फ क्वेटलेट, पीछे के वीडियोज़ में हमने देखा था, सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट। इन तीनों ने ही समाज के प्रत्यक्षवादी विज्ञान को विकसित करने की पुरजोर वकालत की और इन तीनों ने ही समाज के जो प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अध्ययन है उनको अलग-अलग नामों से जाना, अलग-अलग नाम दिए। एडोल्फ क्वेटलेट थे जिन्होंने सोशल फिजिक्स कहा। अगस्ट कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स पहले कहा था, लेकिन एडोल्फ क्वेटलेट ने ही वो नाम चुरा लिया, जिसकी वजह से अगस्ट कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स नहीं कहकर सोशियोलॉजी कहा। और जो सेंट साइमन थे उन्होंने पॉजिटिव फिजिक्स कहा। तो सोशल फिजिक्स, पॉजिटिव फिजिक्स और सोशियोलॉजी, ये तीनों मिलकर न्यू साइंस ऑफ सोसाइटी थी, जिनकी वो स्थापना करना था, समाज का एक नया विज्ञान। अब तक जितनी भी वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते थे वो प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन तक ही सीमित थे। अगस्ट कॉम्ट और उन्हीं के समकालीन जो अन्य प्रत्यक्षवादी विचारक थे, उन्होंने सबने प्रत्येक ये प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करने की जो विधा है या विधि है या एक एक प्रक्रिया है, उसी को अपनाते हुए समाज में मानवीय व्यवहार और समाज की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देने का जो एक आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र आज हमारे सामने है। मैं आपको समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो वो एक तरह से अगस्ट कॉम्ट के जो पॉजिटिविस्टिक फिलोसफी थे, उसी के आधार
की वजह से ये परिणाम निकला है। कॉम्प ने अपने जीवन काल में इंडस्ट्रिया, ये 2 मैगज़ीन्स थी जहाँ कॉम्प ने अपने-अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। एक तरह से जर्नलिस्टिक जो स्पिरिट थी उनकी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। इंडस्ट्रिया और प्रोड्यू प्रोडक्टियर प्रोड्यूसियर बोलते हैं इसको, वैसे कोई बात नहीं, प्रोडक्टियर भी बोल देते हैं। यानी कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्री नामक पत्रिकाओं के लिए कार्य किया। एक सुधारवादी आदर्श विचार के रूप में उन्होंने ब्लू कॉलर लिटरेचर। अब ब्लू कॉलर लिटरेचर कौन सा होता है? जो ये आप जानते हैं उस समय 1750 के बाद से 1850 के बीच में यूरोप में औद्योगिकरण हो चुका था। एक नए वर्ग के रूप में प्रोलेटेरिएट या हम कहें तो इंडस्ट्रियल लेबर क्लास विकसित हो रही थी। तो ये जो लेबर क्लास थी उनके संबंध में जो भी लिटरेचर लिखा जाता है उसे ब्लू कॉलर लिटरेचर कहते हैं। और अगस्त कॉम्ट ने ब्लू कॉलर लिटरेचर और वर्कर्स और लेबरर्स के लिए काफ़ी कुछ लिखा है।